हाल के हफ्तों में यूक्रेन ने रूसी ऊर्जा अवसंरचना, खासकर उसकी प्रमुख तेल रिफाइनरियों पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। लेनिनग्राद ओब्लास्ट के प्रिमोर्स्क और उस्त-लुगा के तेल बंदरगाहों पर हमलों से लगी प्रलयकारी आग के नाटकीय दृश्य अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में आ गए। बाद में सैटेलाइट फुटेज ने दोनों जगहों पर भारी नुकसान की पुष्टि की। ये हमले रूसी युद्ध मशीन के लिए एक बड़ा झटका रहे हैं। क्यों? क्योंकि रूस के तेल निर्यात पर हमला करना उसकी सेना को वही चोट पहुंचाना है जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है, उसकी जेब में। प्रेमोर्स्क और उट्सलुगा हमलों के अलावा यूक्रेन ने 2 अन्य रूसी रिफाइनरियों पर भी और हमले किए हैं। किरीशी नेफ्तिर ऑर्गसिंटेस या संक्षेप में किनेव, जो कि किरीशी शहर लेनिनग्राद ओब्लास्ट में स्थित है, और यारोस्लाव नेफ्तिर ऑर्गसिंटेस या यानोस, जो यारोस्लाव शहर उसी नाम के ओब्लास्ट में स्थित है। ये हमले रूसी सेना को रोक सकते हैं, लेकिन इसके पीछे केवल यांत्रिक कारण होंगे, वित्तीय नहीं। आइए देखें कि यूक्रेन ने क्या निशाना बनाया और ये हमले क्रेमलिन के लिए इतना बड़ा झटका क्यों है। किरीशी नेफ्तेव ऑर्गसिन तेज और यारोस्लाव नेफ्तिर ऑर्गसिन तेज रिफाइनरियां दोनों ही यूक्रेन की सबसे नज़दीकी सीमा से लगभग 430 से 435 मील दूर है, लेकिन ये आम रिफाइनरियां नहीं हैं। रूस के पास कम से कम 50 रिफाइनरियां हैं, जो उसके तेल उद्योग की विशालता दिखाता है। किनेव दूसरा और यानोस चौथा सबसे बड़ा माना जाता है। इन दोनों रिफाइनरियों की अनुमानित उत्पादन क्षमता क्रमशः लगभग 3,80,000 और 3 लाख बैरल तेल प्रतिदिन है। रूस की कुल रिफाइनिंग क्षमता लगभग 6.5 से 6.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन आकी जाती है। तो हर दिन जब ये दोनों रिफाइनरियां बंद रहती है, रूस अपनी कुल रिफाइनिंग क्षमता का 10% से थोड़ा ज्यादा खो देता है। ये बहुत बड़ी बात है। मार्च के अंत में यूक्रेन द्वारा इन सुविधाओं पर हमले के बाद से दोनों सुविधाएं पूरी तरह से बंद नजर आ रही हैं। करीब 1 हफ्ते से उत्पादन बंद है और संचालन कब शुरू होगा स्पष्ट नहीं है। पास के प्रिमोर्स्क और उजलुगा तेल निर्यात केंद्रों पर हमलों के साथ रूस तेल निर्यात से भारी राजस्व खो रहा है, और ये सब गलत समय पर हो रहा है। दुनिया भर में ईरान द्वारा अमेरिका और इजराइल के हमलों के जवाब में होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने के कारण तेल की कीमतें आसमान छू रही है। दुनिया के करीब 20% तेल व्यापार इस जलडमरू मध्य से गुजरता है, और इनके 1 महीने से बंद होने को कुछ लोगों ने इतिहास का सबसे बड़ा तेल आपूर्ति झटका बताया है। समस्या इतनी गंभीर है कि अमेरिका ने रूस और ईरान से तेल निर्यात पर अस्थायी प्रतिबंध हटा दिए ताकि कमी पूरी की जा सके। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस संभावना पर ललचा रहे थे कि रूसी तेल की भारी मांग होगी ताकि कमी को पूरा किया जा सके, खासकर उस कीमत पर जो पहले की तुलना में 2 से 3 गुना ज्यादा है। लेकिन इसका उल्टा हो रहा है। मौजूदा कीमतों पर व्लादिमीर पुतिन इन दोनों रिफाइनरियों और उन केंद्रों पर हुए संयुक्त हमलों के कारण हर दिन 50 से 100 मिलियन डॉलर तक का नुकसान उठा रहे हैं, जो इन रिफाइनरियों द्वारा उत्पादित तेल को भेजते हैं। ये तो वाकई तकलीफदेह है। लेकिन किनेव और यानोस पर हुए इन हमलों ने व्लादिमीर पुतिन को और भी बड़ी परेशानी में डाल दिया है, क्योंकि ये दोनों रिफाइनरियां सिर्फ ईंधन की कुछ अलग अलग किस्में ही नहीं बनाती हैं। ये दोनों रिफाइनरियां रूस के विशेष औद्योगिक तेलों का भी बड़ा हिस्सा बनाती हैं, जिनमें वे तेल भी शामिल हैं जिनका सेना द्वारा भारी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब है कि अगर यूक्रेन इन्हें हमेशा के लिए बंद करने में कामयाब हो जाता है, तो व्लादिमीर पुतिन की युद्ध मशीन धीरे धीरे रुक जाएगी, अगर पूरी तरह से बंद ना भी हो। तकनीकी रूप से एक तीसरी रिफाइनरी भी है जो रूसी सेना के लिए जरूरी औद्योगिक तेल बनाती है। वोल्गोग्राद में लुकोइल वोल्गोग्राद नेफ्टे पेराइरा बोर्ड का रिफाइनरी 2,80,000 से 3 लाख बैरल प्रतिदिन के उत्पादन के साथ, जो रूस के कुल रिफाइनिंग उत्पादन का लगभग 5% है, यह रूस के दक्षिणी संघीय जिले की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। यूक्रेन ने इस संयंत्र पर 9 बार हमला किया है और बार बार निशाना बनाया है। 11 फरवरी की शाम आखिरी हमले में एक अहम कच्चा तेल आसवन इकाई को नुकसान पहुंचा, जो इसकी लगभग 40% क्षमता के लिए जिम्मेदार है, जिससे संचालन रुक गया। मार्च के अंत तक यह सुविधा अभी भी बंद है और फिर से शुरू करने की कोई समय सीमा नहीं दी गई है, तो वहां पुतिन के लिए कोई खास राहत नहीं है। वोल्गोग्राद संयंत्र
गहन परिशोधन में विशेषज्ञ हैं, जहां डीजल, पेट्रोल, विमानन केरोसिन, फ्यूल ऑयल, बिटुमेन और लुब्रिकेंट्स जैसे विशेष ईंधन बनते हैं। इनमें से कई रूसी सेना के लिए जरूरी हैं। विमानन ईंधन के बिना फाइटर जेट्स और रणनीतिक बमवर्षक उड़ नहीं सकते, और आप बख्तरबंद वाहनों, मोबाइल, एयर डिफेंस सिस्टम्स और तोपखानों को उनके कई जरूरी चलने वाले हिस्सों के लिए आवश्यक लुब्रिकेंट्स के बिना नहीं चला सकते। पुतिन के लिए ये सिर्फ दुगना नहीं बल्कि तिगुना सिरदर्द है। देश की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी के तौर पर किनेव लगभग 80 अलग अलग उत्पाद बनाती है। इनमें मोटर गैसोलीन, डीजल ईंधन, जेट फ्यूल, फ्यूल ऑयल, पेट्रोलियम बिटुमेन, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम एरोमेटिक्स और सॉल्वेंट्स, पेट्रोलियम पैराफिन, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर और भी बहुत कुछ शामिल है। ये प्लांट नागरिक व सैन्य विमानन के लिए लगभग सभी ग्रेड का जेट फ्यूल बनाता है। इसमें TS1T, 1T, 1S, T2 और RT विमानन ईंधन प्रकार शामिल हैं। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला TS1 है, जिसे पश्चिमी जेट A1 के बराबर माना जाता है। यह केरोसिन आधारित जेट ईंधन है, जिसका उपयोग अधिकतर रूसी सैन्य व नागरिक विमानों में होता है। ये अपने उत्कृष्ट ठंडे मौसम प्रदर्शन और सिर्फ -58 डिग्री फ़ारेनहाइट जमाव बिंदु के लिए जाना जाता है। RT, जिसे कभी कभी PT भी कहा जाता है क्योंकि सिरिलिक वर्णमाला में यह इसी तरह दिखता है, TS1 का एक उच्च श्रेणी का प्रकार है। इसे आमतौर पर सबसोनिक और सुपरसोनिक विमानों के लिए रूसी एकीकृत ईंधन कहा जाता है। RT एक उच्च गुणवत्ता वाला हाइड्रोट्रीटेड उत्पाद है, जिसका उपयोग Su-30 जैसे सुपरसोनिक लड़ाकू विमानों में उन मिशनों में होता है जहां ईंधन गर्म हो सकता है। तो हर दिन जब किनेव ऑफलाइन रहता है, रूसी वायुसेना को उन महत्वपूर्ण ईंधनों से वंचित कर देता है जिनकी उसे अपने लड़ाकू और बम वर्षक विमानों को हवा में बनाए रखने के लिए जरूरत होती है। रूस के पास इन ईंधनों का कितना भंडार है पता नहीं, लेकिन यूक्रेन में उनकी गति से लगता है कि वे लंबे समय नहीं टिकेंगे। लेकिन पुतिन की परेशानियां लगातार ऑफलाइन रहने वाले किनेव से सिर्फ विमानन ईंधनों तक ही सीमित नहीं है। किनेव एकमात्र रिफाइनरी है जिसे रूसी नौसेना के लिए F5 और F12 समुद्री ईंधन का उत्पादक के रूप में स्पष्ट रूप से पहचाना गया है। ये तेल बड़े नौसैनिक जहाजों जैसे स्टीम पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर एडमिरल कुज़नेत्सोव और प्रोजेक्ट 956 सावरी म्यूनी क्लास विध्वंसकों को चलाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। हालांकि किनेव संयंत्र की क्षमता यानोस से 26% अधिक हो सकती है, लेकिन यानोस पर यूक्रेनी हमले रूसी सेना के लिए ज्यादा अहम हो सकते हैं। यानोस एक रणनीतिक रिफाइनरी है जो रूस के सेंट्रल फेडरल डिस्ट्रिक्ट और मॉस्को को ईंधन देती है और रूसी रक्षा मंत्रालय की जरूरतें पूरी करती है। ये रूस का प्रमुख उत्पादक है जो खास तेल और ल्यूब्रिकेंट्स बनाता है, जिसकी सालाना प्रसंस्करण क्षमता 1.5 करोड़ टन है। इसके मुख्य उत्पादों में मोटर गैसोलीन, डीजल ईंधन, जेट ईंधन, हीटिंग फ्यूल ऑयल, सड़क, छत और निर्माण ग्रेड के बिटुमेन, पैराफिन वैक्स उत्पाद, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, साथ ही बेस, कंप्रेसर, ट्रांसमिशन और औद्योगिक तेल शामिल है। विशेष रूप से यानोस एकमात्र उत्पादक है जो एक विशेष आर्कटिक डीजल ईंधन बनाता है, जिसे रूसी रक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित एक अनूठे मानक को पूरा करने के लिए विकसित किया गया है। -85 डिग्री फ़ारेनहाइट तक प्रभावी यह ईंधन बिना किसी एडिटिव के अत्यंत कम तापमान पर भी अपना प्रदर्शन बनाए रखता है। यह आइसोड वैक्सिंग जैसी उन्नत रिफाइनिंग प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है ताकि आर्कटिक और अंटार्कटिक में संचालन हो सके। इसके अलावा यानोस में उत्पादित टरबाइन, औद्योगिक, कंप्रेसर और ट्रांसमिशन ऑयल्स और लुब्रिकेंट्स का व्यापक रूप से सैन्य और विशेष प्रयोजन के उपकरणों में उपयोग किया जाता है। इसी तरह खास गुणों वाले लुब्रिकेंट्स और ऑयल्स के निर्माण के लिए इस्तेमाल होने वाले बेस ऑयल्स भी शामिल हैं। विशेष रूप से यानोस T90, M, T72, BT9M और T62 टैंकों के इंजनों और ट्रांसमिशन के लिए ऑयल्स और लुब्रिकेंट्स का उत्पादन करता है। रूसी बख्तरबंद वाहनों और बख्तरबंद कर्मी वाहक की पूरी श्रृंखला, भारी मल्टी एक्सल प्लेटफॉर्मर O, ट्रांसपोर्टर्स जो रणनीतिक मिसाइल सिस्टम को ले जाने के लिए उपयोग किए जाते हैं, स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्सेस के ट्रांसपोर्ट लोडिंग वाहन, भारी कामाच ट्रक, इंजीनियरिंग उपकरण और विशेष सैन्य उपकरण। लेकिन ये यही खत्म नहीं होता। यानोस गैस टरबाइन यूनिट से लैस
T-80U BVM टैंकों के लिए भी ऑयल्स बनाता है और BUK, टॉर और पैंटसिर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम परिवारों की हाइड्रोलिक सिस्टम्स और ड्राइव्स के लिए भी। साथ ही रूसी नौसेना के जहाज़ों पर गैस टरबाइन यूनिट्स के लिए ऑयल्स और लुब्रिकेंट्स भी बनाता है। ये संयंत्र MI और KA सीरीज के अटैक हेलीकॉप्टरों के लिए भी गियरबॉक्स ऑयल्स बनाता है। साथ ही Tu-95MS स्ट्रेटेजिक बॉम्बर के टर्बोप्रॉप इंजनों और गियरबॉक्स के लिए भी। फिर भी ये साफ नहीं है कि रूस के पास इन ज़रूरी ऑयल्स और लुब्रिकेंट्स का कितना भंडार है, अगर उसके पास है भी तो। लेकिन एक बात तो तय है, हर दिन जब यानोस ठप रहता है तो हर तरह के अभियानों में रूस की युद्ध मशीन के मुख्य हिस्सों के जाम हो जाने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। अगर रूसी टैंक पहले ही खराब प्रदर्शन कर रहे हैं तो सोचिए अगर उनके इंजन में लुब्रिकेशन न हो तो क्या होगा। हाल के यूक्रेनी हमलों से साफ है कि रूस की वायु रक्षा यूक्रेन के बढ़ते हमलों के सामने कमजोर पड़ रही है। सोचिए अगर वे पेंसा जैसे सिस्टम को हमलों को रोकने के लिए सही जगह पर ले जाने में असमर्थ हों तो उनकी रक्षा में कितनी आसानी से सेंध लगेगी। सौभाग्य से यूक्रेन संघर्ष में परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं हुआ है, इसलिए हमने अभी तक RS-24 यार्स अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को नहीं देखा। लेकिन भले ही ऐसा हो जाए, अगर प्लेटो फॉर्मर O, जिसे कामाज 7850 ट्रांसपोर्टर फैमिली के नाम से भी जाना जाता है, कार्रवाई से बाहर हो जाए तो रूस की यार्स का इस्तेमाल करने की क्षमता काफ़ी हद तक सीमित हो जाएगी। प्लेटो फॉर्मर O के 12-12 और 16-16 वेरिएंट्स RS-24 यार्स के लिए ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर या TEL के रूप में काम करते हैं। अगर आप न्यूज़ में एक ही खबर बार बार देखकर थक चुके हैं तो आप सही जगह पर हैं। द मिलिट्री शो में हम सिर्फ सैन्य खबरें नहीं बताते बल्कि उनके मायने भी समझाते हैं। सब्सक्राइब करें ताकि आप हर खबर से जुड़े रहें। अब यानोस रिफाइनरी के लंबे समय तक बंद रहने से रूस की परमाणु त्रयी का सिर्फ जमीनी हिस्सा ही नहीं और भी हिस्से प्रभावित होते हैं। त्रयी का हवाई हिस्सा भी हर गुजरते दिन के साथ खतरे में आ जाता है जब तक कि रिफाइनरी बंद रहती है। Tu-95MS रूस के प्रमुख रणनीतिक बम वर्षकों में से एक है, जिनमें करीब 47 सक्रिय और करीब 13 विमान भंडारण में हैं, जो शायद पुर्जों के अलावा किसी काम के नहीं हैं। ऑपरेशन स्पाइडरवेब में पिछले साल बेड़े को गंभीर नुकसान हुआ था। ओलेन्या और बेलाया एयरबेस पर हुए उन हमलों में लगभग 6 से 8 Tu-95MS नष्ट हो गए थे और एक अन्य को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा था जहां वे खड़े थे। रूस अब और नुकसान नहीं सह सकता। Tu-95MS ख 102 न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल ख 55 लंबी दूरी की न्यूक्लियर क्षमता वाली क्रूज मिसाइल और ख 15 छोटी दूरी की एयर लॉन्च मिसाइल जिसमें न्यूक्लियर क्षमता है ले जाता है। ये पारंपरिक ख 101 क्रूज मिसाइलें भी ले जाता है और नियमित रूप से यूक्रेन को डराता है। लेकिन बमवर्षक को अपनी मिसाइलें लॉन्च करने के लिए हवा में होना पड़ता है और ऐसा तब नहीं हो पाएगा अगर इसके टर्बोप्रॉप इंजन और गियर बॉक्स को सही तरीके से लुब्रिकेट नहीं किया जा सके, क्योंकि जो रिफाइनरी जरूरी तेल बनाती है वह जल चुकी है। फिलहाल ये साफ नहीं कि इन दोनों रिफाइनरियों में काम कब फिर शुरू होगा, लेकिन इन्हें हमेशा के लिए बंद किया जाना संभव नहीं लगता। ये बहुत बड़े संयंत्र हैं जिनमें ANOS 809.1 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। कुछ हमले खासकर लंबी दूरी के ड्रोन के छोटे पेलोड के कारण इतने बड़े संयंत्र को पूरी तरह नष्ट नहीं कर सकते, इसलिए यूक्रेन गुणवत्ता से ज्यादा मात्रा पर ध्यान दे रहा है। यूक्रेन नियमित रूप से इन संयंत्रों पर हमला करता है। नुकसान धीरे धीरे बढ़ता जाता है और मरम्मत की लागत के साथ साथ उत्पादन में रुकावट से होने वाला राजस्व नुकसान भी बढ़ता जाता है। 28 मार्च को यारोस्लाव में जानोस पर हुए हमले इस संयंत्र पर दूसरा बड़ा हमला है। पहला हमला 12 दिसंबर 2025 को हुआ था, जिसमें AVT 4 यूनिट को नुकसान पहुंचा था, जो इसकी कुल क्षमता का लगभग 1/3 है, और साथ ही ऑयल लोडिंग रैक को भी नुकसान हुआ था। मार्च के हमलों की तरह उद्योग सूत्रों ने बताया कि हमले के बाद उत्पादन पूरी तरह बंद हुआ, लेकिन दूसरे हमले से पहले कुछ उत्पादन फिर शुरू हो गया था। इसी तरह 26 मार्च को किनेव पर हुए हमले में आग लग गई और 2 मुख्य प्रोसेसिंग यूनिट्स ईलू AVT 4
और इलू एवीटी 6 को नुकसान पहुंचा, जिससे किनेव को अपनी सभी गतिविधियां रोकनी पड़ी। पेट्रोलियम बिटुमेन के उत्पादन संयंत्र, जो कच्चे तेल के प्रसंस्करण से निकलने वाला सबसे भारी अवशेष है और कच्चे तेल के रिफाइन होने के बाद हल्की गैसों को अलग करने के लिए इस्तेमाल होने वाली प्रमुख कच्चे तेल प्रसंस्करण इकाइयां और गैस फ्रैक्शनेशन यूनिट्स को भी नुकसान पहुंचा। ये छठी बार था जब रिफाइनरी पर हमला हुआ था, जिसमें से कुछ पिछले हमलों की पुष्टि 8 मार्च, 14 सितंबर और 4 अक्टूबर 2025 को हुई थी। 8 मार्च 2025 को रूसी अधिकारियों ने कहा कि उनकी वायु रक्षा प्रणाली ने रिफाइनरी के ऊपर यूक्रेनी ड्रोन मार गिराया। लेनिनग्राद ओब्लास्ट के गवर्नर अलेक्जेंडर द्रोजोदेंको के मुताबिक ड्रोन के मलबे ने स्टोरेज टैंकों में से एक के बाहरी ढांचे को नुकसान पहुंचाया। 14 सितंबर के हमले के बाद भी उन्होंने यही कहा कि रूसी वायु रक्षा ने कुरिशी क्षेत्र में 3 ड्रोन रोक लिए और एक ड्रोन का मलबा रिफाइनरी पर गिरने से आग लग गई। उन्होंने कहा कि आग बुझा दी गई थी और कोई हताहत नहीं हुआ। रॉयटर्स ने बताया कि हमले के कारण रिफाइनरी की एक प्रमुख प्रोसेसिंग यूनिट में उत्पादन रुक गया, जो संयंत्र की करीब 40% क्षमता के लिए जिम्मेदार थी। रॉयटर्स के सूत्रों ने बताया कि यूनिट में एक भट्ठी और अन्य उपकरण हमले में क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे उत्पादन रोकना पड़ा। मरम्मत में 1 माह लगना था, लेकिन यूक्रेन उस बदकिस्मत संयंत्र को छोड़ने वाली नहीं थी। सिर्फ 4 अक्टूबर को 3 हफ्ते बाद फिर हमला हुआ। इस बार द्रोजदेंको ने कहा कि वायु रक्षा बलों ने कुरिशी के ऊपर 7 ड्रोन मार गिराए, जिनके मलबे से औद्योगिक क्षेत्र में आग लगी और बाद में बुझा दी गई। ड्रोन किनेव रिफाइनरी को निशाना बना रहे थे और वीडियो से पता चलता है कि सीधा हमला हो या मलबा रिफाइनरी पर हमला हुआ था। मार्च 2026 के हमलों से इस सुविधा को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है और यूक्रेन के रुकने के कोई संकेत नहीं है। आखिर वो क्यों रुके? ये दोनों सुविधाएं वोल्गोग्राद रिफाइनरी के साथ रूसी युद्ध मशीन को सुचारू रूप से चलाए रखने में अहम है। इन हमलों से रूस की ज़रूरी और ख़ास उपकरणों के उत्पादन की क्षमता कमज़ोर होती है, जो उसके युद्ध जारी रखने के लिए ज़रूरी है। बिल्कुल, यूक्रेन के हमले इन सुविधाओं तक सीमित नहीं हैं। केवल बाल्टिक क्षेत्र में ही यूक्रेन ने कई ठिकानों पर हमले कर रूसी सैन्य व नागरिक गतिविधियां उसी हफ्ते बाधित की, जब किनेव और यानोस पर हमले हुए। रूस का दूसरा सबसे बड़ा पुल्कोवा हवाई अड्डा, जो सेंट पीटर्सबर्ग का मुख्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, 26 मार्च के हमलों में फिर से उड़ानें निलंबित करने को मजबूर हुआ। पिछली रात 24 और 25 मार्च को यूक्रेनी ड्रोन ने उस्तलुगा बंदरगाह पर नोवोटेक गैस प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स पर हमला किया, जिसकी जिम्मेदारी यूक्रेन की सुरक्षा सेवा और विशेष अभियान बलों दोनों ने ली। उस अभियान से पहले 22 से 23 मार्च को प्रिमोर्स्क ऑयल टर्मिनल पर ड्रोन हमला हुआ था, जिसमें एक ईंधन डिपो में आग लगा दी गई थी। यूक्रेनी अधिकारियों ने इन हमलों को रूस के युद्ध के लिए राजस्व लाने वाले निर्यात बुनियादी ढांचे और वैश्विक तेल गैस आपूर्ति को निशाना बनाने की कोशिश बताया है। रूसी ऊर्जा ढांचे पर हमलों को काइनेटिक प्रतिबंध कहा जाता है, जो सच में नुकसान करते हैं। रूस के निर्यात में बाधा और यात्रा में रुकावटों के कारण रूसी समाज में मचे हड़कंप का रूस की युद्ध लड़ने की क्षमता और आमतौर पर युद्ध का समर्थन करने के लिए जनता को साथ बनाए रखने की क्षमता पर निस्संदेह असर पड़ता है। लेकिन उन 3 मुख्य सुविधाओं पर हुए हमले, जो उसकी सेना को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए जरूरी हैं, उससे भी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। क्षतिग्रस्त रिफाइनिंग यूनिट्स जैसे प्राइमरी डिस्टिलेशन और कैटेलिटिक क्रैकर्स ने सैन्य ग्रेड ईंधन का उत्पादन घटा दिया। मार्च 2026 में किनेव पर हमले से रूस की रिफाइनिंग क्षमता का 6% से अधिक बंद हो गया और उत्तर पश्चिमी रूस की आपूर्ति अनिश्चित काल तक प्रभावित हुई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन हमलों ने यूक्रेन के अंदर कब्जे वाले क्षेत्रों में आपूर्ति को भी बाधित कर दिया, जिससे रूसी वसंत आक्रमण की गति धीमी हो गई और कुछ मामलों में तो वह पूरी तरह रुकती हुई नजर आई। इन रिफाइनरी हमलों समेत कई अन्य हमलों ने अलग अलग समय पर रूस की रिफाइनिंग क्षमता का 15% से 40% तक ठप कर दिया, जिससे मॉस्को को ईंधन निर्यात में कटौती करने और घरेलू मांग, खासकर अपनी सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए भंडार का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तेल आय में गिरावट ने
पुतिन की युद्ध फंडिंग क्षमता कमजोर की है और स्थानीय ईंधन कीमतें बढ़ने से जनता असंतुष्ट हो रही है और इसने रूस को रक्षात्मक मुद्रा अपनाने के लिए मजबूर कर दिया है। रूस के अंदर गहराई में स्थित रिफाइनरियों पर हुए हमलों ने पुतिन को अपनी सीमित वायु रक्षा संसाधनों को उनकी सुरक्षा के लिए फिर से आवंटित करने के लिए मजबूर कर दिया है। रूस को इन प्रणालियों को चलाने के लिए रिजर्विस्ट बुलाने पड़े हैं। अंदरूनी इलाकों में अधिक वायु रक्षा लगाने से युद्ध के मैदान पर कम प्रणालियां हैं, जो यूक्रेन के लिए लाभ है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जितनी देर तक ये रिफाइनरियां बंद रहती है, रूस की युद्ध मशीन को चलाने वाले उपकरणों के काम करने वाले हिस्सों पर उतना ही अधिक दबाव पड़ता है। पुतिन टैंक, बख्तरबंद वाहन, वायु रक्षा प्रणालियां और यहाँ तक कि अपनी वायु सेना को भी युद्ध में भेजते नहीं रह सकते अगर उन्हें चलाने और चिकनाई देने के लिए जरूरी तेल उपलब्ध नहीं है। यूक्रेन जितना अधिक इन रिफाइनरियों पर हमला करता है, उतना ही वह रूस की उसके खिलाफ युद्ध जारी रखने की क्षमता को बुनियादी रूप से कमजोर कर देता है। यूक्रेन के लिए इन पर लगातार हमला करना तो बिल्कुल साफ समझ में आता है, जब तक कि उसके सहयोगी उसे ऐसा न करने के लिए मना न ले। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने संकेत दिया है कि कुछ साझेदारों ने उन पर रूसी ऊर्जा ढांचे पर हमले कम करने का दबाव डाला है। इसकी वजह रूस के लिए हमदर्दी नहीं है। होर्मुज जलडमरू मध्य में गतिरोध से वैश्विक तेल आपूर्ति घट रही है। पश्चिमी देशों को तेल की बढ़ती कीमतें और ऊपर जाने से रोकने तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनाए रखने के लिए अस्थायी रूप से रूसी तेल को फिर से बाजार में आने देने पर मजबूर होना पड़ा है। यूक्रेन को कुछ समय के लिए आगे के हमलों को रोकने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है, और वो भी सिर्फ इन राजनयिक कारणों की वजह से नहीं। समय के साथ बढ़ी हुई तेल की कीमतों का असर निसंदेह यूक्रेन में भी और बाकी सभी जगहों पर भी महसूस होगा। लेकिन अगर आपूर्ति का यह झटका ज्यादा समय तक नहीं रहता, तो हम पूरी तरह से उम्मीद कर सकते हैं कि रूसी आसमान में और भी तेल के अग्निगोले चमकते हुए दिखेंगे, खासकर इन 3 रिफाइनरियों में जो रूस की सेना के लिए बेहद अहम है। अगर ज़ेलेंस्की सहयोगियों की हमले धीमा करने की अपीलों पर ध्यान देते हैं, भले ही वे ऐसा करें, यूक्रेन के पास अभी भी कई और चालें बाकी है। इस वीडियो को देखें, जिसमें एक शानदार नई रणनीति के बारे में बताया गया है, जो यूक्रेन के पक्ष में युद्ध को खत्म भी कर सकती है। देखने के लिए धन्यवाद।